हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हमने इवोल्यूशन में जो तीन इवोल्यूशनरी थ्योरीज है, लामार्किज्म, डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी, उसमें से हमने पहली थ्योरी दैट इज लामार्किज्म को डिस्कस करा था। आज जो बाकी की जो थ्योरीज हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट इवोल्यूशनरी थ्योरी दैट इज डार्विनिज्म। हम डार्विनिज्म से शुरुआत करते हैं। वैसे बेसिकली ये सबको पता भी होगा, डार्विनिज्म के बारे में बहुत ही मतलब पुरानी थ्योरी और कॉमन थ्योरी है। स्कूल लाइफ से हम पढ़ते आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, टीवी वगैरह पे भी हम इसके बारे में सुनते रहते हैं, तो ये कोई अनोखा थ्योरी नहीं है। अगेन आपने इसके बारे में गारंटीड सुना ही होगा। देखते हैं डार्विनिज्म के बारे में। डार्विनिज्म इट वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन। तो इसको किसने प्रपोज करा था? इसको प्रपोज करा था चार्ल्स डार्विन ने। देखते हैं इसके बारे में। जो ये जो डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी, ये चार्ल्स डार्विन की खुद की नहीं है, इन्होंने किसी और से ये आइडिया लिया था। देखते हैं कौन थे ये। he drew upon ideas of थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। तो ये थॉमस रॉबर्ट मैल्थस के नाम से एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक एस्से लिखी थी, एस्से का नाम है एन एस्से ऑन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये एक एस्से है, ये एक नोट कह सकते हो, एक इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। किसने? थॉमस रॉबर्ट मैल्थस ने। और इसी एस्से से डार्विन को आइडिया आया कि व्हाई कांट आई टॉक अबाउट इवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की बात क्यों ना करो। तो इस वजह से रॉबर्ट मैल्थस के आइडियाज को ही लेके डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसे हम आज की तारीख में डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। देखते हैं। डार्विन propounded first systematic and synthetic theory of evolution, also known as Darwinism और theory of natural selection। ये हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। डार्विन propounded फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक थ्योरी, क्योंकि इनसे पहले जो भी साइंटिस्ट थे वो थ्योरी तो देते थे, लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं था, ना ही साइंटिफिकली बैक था। मतलब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं, ऐसे बोल दिए। जैसे कि लमार्क ने कल हम बात कर रहे थे, लमार्क ने ऐसी बातों बातों में कर दिया, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ कुछ था ही नहीं। लेकिन डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दी, इन्होंने साइंटिफिक प्रूफ के साथ थ्योरी दी कि भाई ऐसा है, अगर ये थ्योरी है तो उसके पीछे की कहानी ये है, ये उसकी साइंटिफिक रीजनिंग है। तो डार्विन वाज द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक थ्योरी फॉर इवोल्यूशन। और इस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? डार्विनिज्म, या फिर इसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। प्लस दिस थ्योरी इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगेन ये भी आपको पता ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगेन दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। ये तीनों चीजें, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक ही चीज को दर्शाते हैं, थ्योरीज ऑफ डार्विन। ठीक। डार्विनिज्म हमारे लिए 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन 4 ऑब्जर्वेशंस एंड 2 इन्फ्रेंसेस। जब हम डार्विनिज्म की बात करते हैं, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 4 क्या है? ऑब्जर्वेशंस हैं। सॉरी, 6 पॉइंट्स है, जिसमें से 4 ऑब्जर्वेशंस हैं और 2 इन्फ्रेंसेस है, उसका कंक्लूजन कह सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सो विल स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डार्विनिज्म। एंड कितने ऑब्जर्वेशंस? अगेन देयर आर 4 ऑब्जर्वेशंस। एक एक करके डील करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन: living beings have enormous fertility, because of which their population increases very fast. The resources required for this population grows gradually. जो डार्विन की जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डजेंट मैटर वो ह्यूमन है, एनिमल है, बट इट डजेंट मैटर, उनके पास एनॉर्मस फर्टिलिटी है। दैट मीन्स दे कैन रिप्रोड्यूस इन्फिनाइटली। जब तक उनके पास रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, वो हमेशा रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। एग्जाम्पल ह्यूमन का ही ले लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी लागू नहीं करी होती, हम दो हमारे दो, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? हम दो हमारे अनेक। जैसे हमारे जो आपने देखा होगा, नाना नानी दादा दादी के टाइम पे हुआ करता था, देयर टू पेरेंट्स, बट बच्चों की अगर हम बात करें, 4 5 6 बच्चे, किसी के 10 11 बच्चे, क्योंकि उस समय ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन थी ही नहीं। एंड ये एनिमल टेंडेंसी या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टेंडेंसी है, दे हैव एनॉर्मस फर्टिलिटी। until unless there is some restriction, वो infinitely reproduce करते जाएंगे। तो ये डार्विन का ये पहला ऑब्जर्वेशन था, दे हैव एनॉर्मस फर्टिलिटी। लेकिन बच्चे पैदा तो हो गए, लेकिन उन बच्चों के लिए जो खाने पीने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वो पहले से स्टोर करके नहीं रखते हैं। उसके जो रिसोर्स की जरूरत है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। जैसे कि पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो ह्यूमन हो, फिर उनके लिए जरूरत के लिए हम क्या क्या रिसोर्स है, फिर हम सोचने लगते, अरे यार बच्चे के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
फिर हम धीरे धीरे उनके लिए रिसोर्सेज बटोरते हैं। तो ये अगेन ये साइंटिफिकली भी सही है, प्रैक्टिकली भी सही है। आप इर्द गिर्द देख लीजिए कोई भी, या फिर एग्जाम्पल लेते हैं डॉग, ठीक, 6 महीने वो 6-7 बच्चों को पैदा कर देता है, एंड अगेन उनके लिए खाना है नहीं, उससे उससे मतलब नहीं है, फिर पहले बच्चे पैदा हो जाए फिर उसके लिए वो खाना ढूंढने लगती है मदर जो है, ठीक। तो दे प्रोड्यूस इन्फिनाइटली, बट जो रिसोर्सेज उनके लिए चाहिए वो बाद में धीरे धीरे क्या करी जाती है, एक्यूमुलेट ग्रेजुअली, हम क्या करते हैं, इकट्ठा करना शुरू करते हैं। तो ये है पहला पोस्टुलेट या फिर पहला ऑब्जर्वेशन। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन की वजह से, owing to lack of food or other resources many of these offsprings do not survive। अगेन अब क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे पैदा हो गए लेकिन रिसोर्सेस तो कम है, अब इसी रिसोर्स की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, मरने लगेंगे, ठीक, बीमार पड़ जाते हैं। चाहे वो वही कुत्ते का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वैक्सीन नहीं मिला, मेडिसिन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन, ह्यूमन में भी मौत होती है, एनिमल्स में भी मौत होती है, सेम थिंग। क्यों? क्योंकि पहले से रिसोर्सेज हमने स्टोर करके रखी नहीं है, ठीक, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो। रिसोर्स नहीं थे, बच्चे हो गए, लेकिन फिर बाद में उनके लिए जो रिसोर्स है अगर वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते तो ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर हम एनिमल की बात करें, कुत्तों की बात करें, हम कहते हैं रोड पे आपने देखा हो 6-7 वो पप्स आते हैं, उसमें से जैसे 2-3 मरने लगते हैं हम कहते हैं वो कमजोर था इसलिए मर गया। बट वो कमजोर क्यों था? अगर उसे भरपेट खाना मिलता वो बच्चे को तो वो सर्वाइव कर जाता। खाना नहीं था इसी वजह से वो मर गया, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कमजोर था इसी वजह से वो मर गया। तो अगेन डार्विन की सेकंड थ्योरी, सेकंड ऑब्जर्वेशन भी सही बैठती है, ड्यू टू लैक ऑफ फूड मेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू डाई। फिर आते हैं तीसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, मेंबर्स ऑफ द जनरेशन डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। भाई बहन की बात कर लीजिए, आप अपने दोस्तों की बात करें, आप सब एक जनरेशन से हो लेकिन आप सब एक दूसरे से डिफरेंट हो। खाली आप एक दूसरे से डिफरेंट हो ऐसा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट हो। लेकिन डार्विन ने इस चीज को सही तरीके से बता तो दिया कि हाँ वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन इसका रीजन नहीं बता पाए। इसका रीजन सिंपल सा है, हम सबकी डीएनए एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, हमारे जीन्स अलग हैं, क्रोमोसोम्स अलग हैं। यही रीजन है कि इवन दो हम सब ह्यूमन हैं, होमोसेपियन है, लेकिन हम सब एक दूसरे से डिफरेंट है। हम अपने जनरेशन में, हमारे खुद के एज ग्रुप में भी हम डिफरेंट है, हमारे भाई बहनों से भी डिफरेंट है, प्लस हमारे पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट से भी हम एक अलग है। रीजन इज हम सबका डीएनए अलग है। लेकिन हाँ, थ्योरी तो उन्होंने बता दी, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी, जो जीन वाली कहानी, डीएनए वाली कहानी, ये डार्विन को पता नहीं। लेकिन थ्योरी एज इट इज ट्रू कि हाँ हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लास्ट देखते हैं, लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, the advantageous variation gets transferred over generation, followed by struggle for existence and natural selection। डार्विन का ये मानना था कि ये जो तीन कंपटीशन वगैरह, ये जो तीन थ्योरीज हैं, तीन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद होता ये है, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म बच जाएगा, वो अपनी लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस ट्रेड्स, एडवांटेजेस वेरिएशन को अपने अंदर एक्वायर कर लेता है। एक्वायर करने के बाद ये इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को, इन्हीं वेरिएशन को क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि आपके बहुत सारे ट्रेड्स आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलने फिरने की एबिलिटी हमें कोई नहीं सिखाता कि ऐसे पैर, एक पैर आगे बढ़ाना है, हम खुद ब खुद चलना सीखते हैं, ठीक। अब बोलोगे नहीं बचपन में 6-7 महीने के बाद हमें बोलना चलना सिखाएगा, नहीं, कोई नहीं सिखाए तब भी आप चलोगे। जैसे मछली के बच्चे पानी में बॉर्न आउट होता है, अपने आप तैरने लगते हैं, ठीक। जो गाय के बच्चे हो गए, पप्स के बच्चे पैदा होते हैं, चलने दौड़ने लगते हैं, उनको कोई नहीं सिखाता। क्यों? ये उनके पेरेंट्स से इनहेरिटेड करा गया है। हमारी एबिलिटी, बोलने की एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी, चलने की एबिलिटी, अगेन ये हम इनहेरिट करते हैं। ये हमारे पेरेंटल जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुई। अगेन कैसे ट्रांसफर हुई इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हाँ इन्होंने एक चीज सही बताई है कि बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो कि हमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। So these are the four observations of Darwin. Again, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन देखिएगा साइंटिफिकली भी सही है और प्रैक्टिकली भी सही है। लामार्किज्म के हिसाब से हवाबाजी वाली बातें बिल्कुल नहीं है। अगेन दीज आर साइंटिफिकली ट्रू। अब इन्हीं चार ऑब्जर्वेशंस को बेस करके हम देखते हैं क्या इन्फ्लुएंसेस निकाला गया, क्या कंक्लूजन निकाला गया। सो फर्स्ट इन्फ्लुएंस है, variations are neither advantageous or disadvantageous, it is the nature it selects। Larger the number of advantageous variation, greater are chances of survival during struggle। डार्विन का ये मानना था
कि इवन तो हम कहते हैं कि वेरिएशंस की वजह से या फिर बच्चों में एडवांटेजेस वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो उनके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाता है, लेकिन इनका एक और भी कहना ये था कि किसी भी वेरिएशन की वजह से एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होता है। आप इस वेरिएशन को कैसे अडॉप्ट करते हो, कैसे आप उसको यूटिलाइज करते हो, ये आपके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसर, एक बच्चा पैदा हुआ है एंड ही इज हैंडीकैप, लेट्स से ही इज ब्लाइंड। आप कहोगे यार ही हैज अ डिसएडवांटेजेस वेरिएशन, देखने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो सकता है बट फिर भी बट ये देखा गया है जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनके बाकी के सेंसेस, अगर एक कोई सेंस काम करना बंद कर देता है तो उनके बाकी सेंसेस क्या हो जाता है, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में। उनके सुनने की एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी और ज्यादा तेज हो जाती है। अब पहले तो ये था कि ब्लाइंडनेस क्या है, एक डिसएडवांटेज था, लेकिन उसकी वजह से भी फिर एडवांटेज हुआ ना। जिस वजह से कोई भी वेरिएशन एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेजेस नहीं होता है, नेचर ने ये ट्रांसफर कर दिया है, फिर हमें करना क्या है, उसको अडॉप्ट करना है। हाँ, लेकिन जितने ज्यादा एडवांटेजेस वेरिएशन रहेंगे हमारे सर्वाइवल चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। जैसे हैंडीकैपनेस की वजह से दिक्कत आई, हाँ सर्वाइव कर ले, थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन मान लो अगर हम एडवांटेजेस स्टेट में है, मतलब हमें अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई हैंडीकैपनेस नहीं है, तो हमारे चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से वेरिएशन ना वो एडवांटेजेस होते हैं ना डिसएडवांटेज, लेकिन अगर ज्यादा एडवांटेजेस है तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकंड इन्फ्लुएंस की तरफ, लास्ट इन्फ्लुएंस। द एक्वायरिंग ऑफ एडवांटेजेस वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जितने ज्यादा हम एडवांटेजेस वेरिएशन को एक्वायर करेंगे, नए टाइप के स्पीसीज इवॉल्व होंगे। बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था व्हेल का। व्हेल पहले एक टेरेस्ट्रियल एनिमल था, धीरे धीरे वो पानी में जाने लगा, उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगे, फिर ये चेंजेस धीरे धीरे बच्चों में ट्रांसफर होता गया। हर जनरेशन में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हुए, और ये थोड़े थोड़े चेंजेस, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, बस वही थोड़े थोड़े चेंजेस होते होते व्हेल बन गए। तो ये कहते हैं कि जब आप पेरेंट्स से बार बार ये एक्वायर करते जाते हो एडवांटेजेस वेरिएशन, धीरे धीरे आप में चेंजेस होंगे, और इन्हीं चेंजेस की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, एक नया स्पीसीज इवॉल्व होगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म। तो ये थे 4 ऑब्जर्वेशंस और 2 इन्फ्लुएंसेस, इंडिविजुअली 5 मार्क का। अब देख लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है। इवन दो डार्विन्स थ्योरी रिगार्डिंग इवोल्यूशन इज नॉट कंप्लीट, इट कंटेन्स certain shortcomings such as it does not explain the phenomenon of evolution at the level of gene। जैसे सब कुछ इन्होंने बताया लेकिन जीन और डीएनए की बात इन्होंने करी नहीं, क्योंकि इनको इस समय जब इन्होंने ये थ्योरी की थी उस समय डीएनए वगैरह कुछ था ही नहीं, डीएनए जैसा कुछ कॉन्सेप्ट उस समय आया ही नहीं था। डीएनए क्या है, जीन क्या है, लोगों को पता ही नहीं था। तो इस वजह से डार्विन वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट कि कैसे ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजों को बता नहीं पाए थे। जैसे ये देख लेते हैं, डार्विन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि इस चीज को कौन बताने वाले हैं, ग्रेगर मेंडल, मेंडलिज्म जिसे हम कहते हैं, जेनेटिक्स के फादर है, वो बताएंगे। वो डार्विन के बहुत सालों बाद आएंगे। ठीक, तो इस वजह से डार्विन को इसके बारे में जानकारी थी नहीं। नेक्स्ट, डार्विन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। जो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, इसका सोर्स क्या है, क्यों चेंज होता है। जैसे कि व्हेल पहले तो टेरेस्ट्रियल था, लेकिन उसमें चेंज आया क्यों, वो जमीन से पानी में गया क्यों, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन स्पाइट ऑफ दिस, इवन दो बहुत सारे लैक्यूनाज हैं, कमियां हैं, लेकिन फिर भी डार्विन एंड डार्विनिज्म आर legendary in the field of evolution and act as reference point for every new concept and new evolutionary theory। इवन दो इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन डार्विन और डार्विनिज्म आज भी इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एमपीपीएससी के हिसाब से देखें, लमार्किज्म और डार्विनिज्म हर ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन में आता ही रहता है, नॉर्मली आता ही रहता है। इस वजह से हम इसे एज अ 5 मार्कर एंड 3 मार्कर हम मार्क करके रखेंगे। साथ ही साथ रेयर चांस है कि लामार्किज्म और डार्विनिज्म को डिफरेंस के तौर पर 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लामार्किज्म एंड डार्विनिज्म, तो हम इसे 3, 5 प्लस 11 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज सिंथेटिक थ्योरी। जब हम सिंथेटिक थ्योरी की बात करते हैं, इसका एक ऑल्टरनेट नेम भी है, हम इसे नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। एनीवेज, जब हम
डार्विनिज्म की बात करते हैं, डार्विनिज्म में क्या दिक्कतें रह गई थी, वहाँ पे जीन्स डीएनए की बात नहीं करी गई थी। लेकिन होगा ये, डार्विन के बाद बहुत सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आएंगे और ये क्या करने वाले हैं, जीन डीएनए के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और इन्हीं नॉलेज को क्या करेंगे, डार्विन की थ्योरी के साथ एड अप कर देंगे। और इसकी वजह से जो नई थ्योरी बन के आएगी यही हमारे लिए बनेगी सिंथेटिक थ्योरी या फिर न्यो डार्विनिज्म। एक इंडिविजुअली 3 मार्कर एंड 5 मार्कर, देखते हैं इसके बारे में। To overcome the shortcomings of earlier evolutionary theories, certain scientists such as T. Dobzhansky, J.B.S. Haldane, ये साइंटिस्ट के जो नेम्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हम इन्हें प्री के लिए भी मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? टी डॉब्सहैंस्की, J.B.S. Haldane, R.A. फिशर, G.L. स्टेबिन्स एंड अर्नस्ट मेयर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्विनिज्म की जो सिंथेटिक थ्योरी दी थी। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया एटाल, एटाल का मतलब है उनके एसोसिएट्स, उनके साथी वगैरह। तो ये जो थे, ये जो आपके 6 मेजर साइंटिस्ट थे, टी डॉब्सहैंस्की, हेल्डेन, फिशर, सॉरी 5 है, डॉब्सहैंस्की, हेल्डेन, फिशर, स्टेबिन एंड मेयर, ये 5 मेजर साइंटिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स थे। इसको हम प्री के लिए मार्क करें। इन्होंने क्या करा है, कंबाइंड थ्योरी दी है, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी। ठीक, इन्होंने एक्चुअली अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी दी थी, हम बाद के साइंटिस्ट ने इसको मिला के एक सिंगल थ्योरी बनाई है। देखते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू इट देयर आर फैक्टर्स या फिर रीजंस हो सकते हैं, रीजंस व्हिच ब्रिंग वेरिएशन, स्प्रेड वेरिएशन एंड रेस्ट्रिक्ट वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है इवोल्यूशन का रीजन। ठीक, ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, वेरिएशन हुआ है। तो सिंथेटिक थ्योरी में हम इसी चीज के बारे में बात करें कि देयर आर फैक्टर्स, देयर आर रीजन जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, चेंज होता है, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी क्या होता है, आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है, जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। अब देखते हैं इन फैक्टर्स के बारे में, इन रीजंस के बारे में, क्यों इवोल्यूशन हो रहा है। देखते हैं फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह, दैट आर द बेसिस ऑफ द सिंथेटिक थ्योरी और नियो डार्विनिज्म। There are actually 7 factors that are reasons for evolution. देखते हैं एक एक करके। जीन म्यूटेशन, what do you understand by जीन म्यूटेशन? जब हमारे डीएनए में कोई चेंज होता है, सडन चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। यहाँ पे मेंशन भी करा गया, इट इज ऑल्टरेशन इन केमिस्ट्री ऑफ जीन्स। जो हमारे जीन्स है उसमें कोई चेंज हो गया, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एक बीमारी है एल्बिनिज्म, लोकल लैंग्वेज में वो सूरजमुखी भी कहते हैं। आपने देखा होगा जिसके स्किन में कोई कलर नहीं होता है, आई हेयर में कोई कलर नहीं होता है, फॉरेनर जैसे लगते हैं लोग। ठीक, बस वही। क्यों? उनकी बॉडी में स्किन कलर बनाने वाली जो जीन थी वो म्यूटेट हो गई है, चेंज हो गई है। इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी बॉडी में कोई कलर है ही नहीं। ये क्या है, जीन म्यूटेशन। अब अगर ये जीन म्यूटेशन आगे वाली जनरेशन में भी अगर ट्रांसफर हो जाती है तो इसकी वजह से भी इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वो सफेद चूहा आपने देखा होगा, पेट के तौर पे रखा था। सफेद चूहा हमेशा से सफेद नहीं था, वो बस वही ब्लैक रैट जैसा ही था। लेकिन किसी वजह से उसके जीन में म्यूटेशन हो गया, वो ब्लैक कलर वाला जो उसका जीन था वो डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या फिर चेंज हो गया, म्यूटेट हो गया। इसके चलते हुआ क्या, एक रेयर वैरायटी का सफेद चूहा प्रोड्यूस हो गया। अब उस सफेद चूहे ने जब आगे रिप्रोड्यूस करा, उसके बच्चों में भी यही जीन ट्रांसफर हो गया। उनके बच्चों में वो ब्लैक वाली जीन आई ही नहीं, हमेशा वो सारे बच्चे क्या हो गए, सफेद कलर के ही हो गए। तो इसकी वजह से एक नए वैरायटी का एक रैट बन गया, व्हाइट माइस जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो क्या है, जीन म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन हो सकता है, किसी जीन के चेंज की वजह से। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक, हमारा क्रोमोसोम नंबर जो है फिक्सेटेड है। जैसे ह्यूमन के लिए क्रोमोसोम नंबर क्या है, 23 पेयर या 46, ये फिक्स है। लेकिन कभी कभार अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, घट जाता है, और यही जो घटा हुआ या फिर बढ़ा हुआ नंबर अगर आने वाले जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है, ठीक, जनरेशन टू जनरेशन अगर ट्रांसफर होगा, ये भी इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं। दो अलग अलग डीएनए अगर कंबाइन हो जाते हैं, हाइब्रिड बन जाते हैं, इसकी वजह से भी इवोल्यूशन होता है। बेसिक एग्जांपल रहेगा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल पेरेंट के दो जीन्स, अलग अलग जीन्स गैमीट के थ्रू फ्यूज होते हैं, तब जाइगोट बनता है। हम खुद को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक, हम में मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों की जीन्स मौजूद है, दोनों की जीन्स हम में रिकम्बाइन हुए हैं।
अब हम हमारे मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के दोनों के ट्रेड्स हमें थोड़े थोड़े मौजूद है, लेकिन हम उनसे टोटली डिफरेंट है। ठीक, पूरी कार्बन कॉपी नहीं है, दोनों का मिला जुला है। ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इवॉल्व होता है। आइसोलेशन, इट रेस्ट्रिक्ट्स वेरिएशन। आइसोलेशन का अगर एग्जांपल लेट्स से एक आइलैंड है, उसमें बस ब्लैक कलर के डॉग्स हैं। लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं, एक आइलैंड है उसमें बस ब्लैक कलर के डॉग्स हैं। अगर वो वहीं पे आइसोलेट होकर रह गए, वहां से कहीं माइग्रेट ही नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या? सारे के सारे डॉग्स जो भी वहां पे प्रोड्यूस होंगे, उनका कलर क्या रहेगा? ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि वो आइसोलेटेड है। इसकी वजह से जो वेरिएशन, इवोल्यूशन, वो क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई और बदलाव आएगा ही नहीं। वहीं पे इसका एक ऑपोजिट भी है, माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन स्प्रेड होता है। वही आइसोलेटेड आइलैंड की बात करें, उस आइलैंड में खाली ब्लैक डॉग्स थे, तो इस वजह से वो डॉग्स जो भी पप्स वगैरह प्रोड्यूस करते वो ब्लैक थे। लेकिन किसी वजह से कोई दूसरे कलर का अगर डॉग आ गया, तब आपस में मीटिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन की वजह से जो नए बच्चे प्रोड्यूस होंगे, उनमें अलग अलग ट्रेट्स हो सकते हैं। तो माइग्रेशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से वेरिएशन, इवोल्यूशन स्प्रेड भी होता है। तो जहां पे आइसोलेशन इवोल्यूशन को रोकता है, वहीं पे माइग्रेशन इवोल्यूशन को प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वही जब दो दो डीएनए अलग अलग डीएनए जब आपस में मिलती हैं, इट ब्रिंग्स हेट्रोजाइगोसिटी एंड इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जब दो अलग अलग जीन्स आपस में मिलते हैं, तो इसकी वजह से हेट्रोजाइगोसिटी आती है, दो अलग अलग ट्रेट्स हमें आ सकते हैं। जैसे हम मेल पेरेंट के भी ट्रेट हो सकते हैं, या फिर फीमेल पेरेंट के भी ट्रेट हो सकते हैं। चांस फैक्टर। All sudden changes in generations occur due to mutation and natural selection, and later on they are adopted. कभी कभार चेंज हो, जैसे अभी हमने बात करी थी जीन म्यूटेशन, वही जो सूरजमुखी या फिर एल्बिनिज्म। चांस की बात है, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ बच्चे में ये ट्रांसफर होगा ही होगा, ये डिफेक्टिव होगा ही नहीं। तो एक चांस फैक्टर भी रहता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन सी जीन, कौन सा ट्रेड पेरेंट से ट्रांसफर होगा नहीं होगा, ये चांस के ऊपर है, कोई गारंटी नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, फीमेल बॉडी में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेल की बॉडी में कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। ठीक, अभी मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कौन सा स्पर्म जाके जाइगोट फॉर्म करेगा, किसी को कुछ अता पता है क्या? नहीं, चांस के ऊपर है। तो जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, चांस के ऊपर। अगेन, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के दोनों जीन्स बच्चे में मौजूद है, लेकिन कौन सा ट्रेट शो होगा, किसी को कुछ पता है? जैसे कि एक बेबी है, मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा है, उस बेबी का नाक मम्मी जैसा होगा या फिर पापा जैसा होगा? कोई कुछ कह सकता है पहले से? बिफोर बर्थ कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि चांस की बात है। मॉम जैसे हो सकता है, डैड के जैसे भी हो सकता है। स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, लेकिन चांस की बात है, हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। आइदर ऑफ टू, किसी का भी हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज चांस फैक्ट। नेचर डिसाइड करती है कौन सा ट्रेट किस में जाएगा, और ये सडन होता है, कोई फाइनल है, हम सोच विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो दीज आर योर 7 फैक्टर्स ऑफ सिंथेटिक थ्योरी और न्यू डार्विनिज्म। एज इट इज हम लिख लेंगे, 5 मार्कर अगर आया तो दो तीन साइंटिस्ट के नेम्स लिखेंगे, और ये जो फैक्टर्स हैं उसको एज इट इज मेंशन कर देंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसी टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, सिंथेटिक थ्योरी को कंक्लूड करेंगे। All factors, among all these factors, recombination, mutation, heredity, natural selection and isolation has been the major reasons for evolution. जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही इवोल्यूशन हुआ है। जो डार्विनिज्म, लमार्किज्म या फिर सिंथेटिक थ्योरी, तीनों थ्योरीज में अगर देखें, ये कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर्स रहे हैं सारी थ्योरीज में। ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, हेरिडिटी, जीन्स की अगर हम बात करें, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट करती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आइसोलेशन, इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे से इवॉल्व करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इन सब थ्योरी में सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है? सिंथेटिक थ्योरी। क्यों? Synthetic theory almost completely explains the process of evolution using insight from biology, biochemistry and genetics. ये अलग अलग फील्ड के नॉलेज को इस्तेमाल करके इन्होंने ये थ्योरी दी है, सिंथेटिक थ्योरी। लेकिन लामार्किज्म, डार्विनिज्म के बारे में क्रिटिसिज्म है, लेकिन सिंथेटिक थ्योरी के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि आज तक के जितने भी इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं, उनमें से अगर कंपेयर करें, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ गिनी चुनी चीजें, जैसे चांस फैक्टर, चांस कैसे आएगा ये किसी को पता नहीं, तो कुछ गिनी चुनी चीजें जो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, उसके अलावा योर सिंथेटिक थ्योरी इज टोटली कंप्लीट। लेकिन सिंथेटिक थ्योरी को हम 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। सो विद दिस वी आर डन विथ योर टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन। हैव ए गुड डे, टेक केयर।